हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहला चैप्टर देखेंगे ज्योग्राफी का 9th क्लास। बहुत ही आसान तरीका से हम देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट आप देखिएगा, सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। मतलब भारत के संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत का आकार कैसा है और भारत का स्थिति कैसा है पूरा वर्ल्ड में, है ना। ये मानचित्र दिया हुआ है, ये मानचित्र में भारत का स्थिति को हम देखेंगे और भारत का आकार को देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ने से पहले कुछ चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको कुछ दिक्कत ना हो। देखिए, ये है वर्ल्ड ग्लोब और जो बीचों बीच लाइन यहाँ पर है ना, ये पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो पृथ्वी को ये दो भाग में बांटता है। ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी में ही जो बीचों बीच लाइन होता है ये 0 डिग्री पर होता है। इसके ऊपर जो रेखा होता है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा उसको हम बता रहे हैं। और ये होता है मकर रेखा और ये होता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री का होता है, ये भी 23.5 डिग्री का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये वाला विषुवत रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो ऐसे लाइन जाता है ना, इसको हम बोलते हैं अक्षांश। और जो लाइन ऐसे रहता है इसको हम बोलते हैं देशांतर। इसको लैटिट्यूड, इसको लॉन्गिट्यूड। लंबा वाला को देशांतर और ऐसे जो रहता है लेटा हुआ इसको अक्षांश बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब जो दिशा होता है ना उसको देख लेते हैं, डायरेक्शन को। डायरेक्शन कभी भी निकालने के लिए आपको एक प्लस बनाना पड़ेगा। जो एकदम सामने होता है उसको उत्तर बोलते हैं, जो एकदम नीचे होता है उसको हम दक्षिण बोलते हैं। यहाँ पर होता है पूर्व और यहाँ होता है पश्चिम। ठीक है, अब अगर हम ए पॉइंट यहाँ पर लोकेट कर दें, अगर ए पॉइंट रख दें, अब बोलेंगे कि ये किस दिशा में है, तो आपको बोलना पड़ेगा उत्तर पूरब में। उत्तर पूरब में, ठीक है, या पूरब उत्तर भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर हम ई लिख दें तो ये कहाँ है? तो पश्चिम दक्षिण में है ये, या दक्षिण पश्चिम में। ये जो लाइन रहता है ना, इसका आगे वाला भाग को उत्तर बोलते हैं। ये वाला पूरा उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला पूरा दक्षिण हो जाएगा। ठीक, और ये वाला जो लाइन होता है इसका इधर वाला पार्ट जितना भी है ये वाला पश्चिम हो जाता है और इसका ये वाला पार्ट पूरा पूरब हो जाता है। इधर साइड पूरब, इधर साइड पश्चिम, ऊपर साइड उत्तर, नीचे साइड दक्षिण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट दे दे बी तो इसको क्या बोलेंगे? ये वाला लाइन का अगर नीचे है तो इसको बोलेंगे दक्षिण, और ये वाला लाइन का इधर है तो इसको बोलेंगे पूरब। मतलब दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण में ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसको। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन संस्कृति में भारत का जो नाम आता है ना, प्राचीन संस्कृति में आता है, मतलब बहुत पहले से भारत है, बहुत पुराना है। जैसे हड़प्पा हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना।
और यहाँ पर बोल रहा है पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब 1 दशक को बोलते हैं 10 साल, तो 5 दशक मतलब 50 साल। पिछला 50 साल में भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है सामाजिक रूप से। समाज में लड़की लोग को भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, और लड़का तो पहले से भी बढ़ावा दिया जाता था, लड़की को ज़्यादा नहीं दिया जाता था, तो लड़की लोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पहनावा में भी बदलाव आया है, रहन सहन में बदलाव आया है। आर्थिक मतलब होता है कि पैसा, सबके पास पैसा भी कुछ ना कुछ बढ़ा है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारा अनाज वगैरह अधिक मात्रा में उपजाऊ हो रहा है, उगाया जा रहा है। उद्योग मतलब कंपनी वगैरह बहुत बना है। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ा है, स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट वगैरह, साइंस, ये सब बहुत बढ़ा है। ठीक है, और जो भी देश अगर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत उसका पैसा रहता है, तो उसका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहता ही है, जैसे अमेरिका हो गया। तो सबसे पहले हम स्थिति के बारे में देखते हैं कि भारत का स्थिति क्या है। देखिए, भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में है। अभी हम आपको समझाएं कि पृथ्वी ऐसे करके है, तो ये वाला लाइन जो बांटता है, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, ये ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं ना। तो इसी से आप इसको कंपेयर कीजिए। ये वाला पृथ्वी है, यहाँ पर ये वाला जो रेखा जा रहा है 0 डिग्री का, देखिए ये वाला क्या है, भूमध्य रेखा है। और ऐसे जो आता है इसको हम बोलते हैं देशांतर, इसको बोलते हैं अक्षांश, है ना। तो ये भूमध्य रेखा बीचों बीच जा रहा है, ऊपर वाला पोर्शन को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला पोर्शन को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है, पूरा उत्तरी गोलार्ध में है ना। ये वाला लाइन का एकदम ऊपर है तो पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, और ये वाला लाइन का इधर साइड है ना। ये वाला अगर ऐसे प्लस करके हम बनाएंगे तो ये वाला में है, मतलब कि यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर पूरब है। तो भारत का कहाँ दिशा है, तो उत्तर पूरब में है भारत, है ना। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग इतना उत्तर से इतना उत्तर, मतलब यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन उत्तर वाला दर्शाता है, तो मतलब उत्तर से लेकर पूरब, और यहाँ भी पूरब। ये वाला याद करने वाला डाटा ये हम आगे बताएंगे, यहाँ पर आपको इसमें बताएंगे कि कैसे याद किया जाएगा। केवल इतना समझिए कि इतना उत्तर से लेकर इतना उत्तर, और इतना पूरब से लेकर इतना पूरब, मतलब केवल उत्तर पूरब बोल रहा है। तो भारत का दिशा कहाँ पर है, उत्तर पूरब में। यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर पूरब। जब भी ऐसे करके प्लस बनाते हैं और यहाँ पर है भारत, तो ये उत्तर हो गया, ये वाला पूरब हो गया। भारत यहाँ है तो इसका डायरेक्शन क्या है, उत्तर पूरब में। ठीक है, आगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा। बीच वाला को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ये वाला ऊपर वाला को कर्क रेखा। तो भारत को बीचों बीच से काटता है, मतलब भारत कुछ ऐसा करके भारत है, ये वाला है ना। भारत को कर्क रेखा बीचों बीच से काटता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार, ये वाला ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला है, दक्षिण पूर्व। तो कभी भी प्लस हम बनाएंगे तो दक्षिण यहाँ पर होता है, पूरब यहाँ पर होता है। तो दक्षिण पूरब का मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जगह, इधर साइड कहीं ना कहीं होगा। क्या होगा, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। ठीक है, और इधर बंगाल का खाड़ी भी है। और यहाँ पर बोला है दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कौन सा बोला है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और यहाँ पर होता है पश्चिम, है ना। तो दक्षिण पश्चिम से इधर साइड। ठीक है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूह का विस्तार से ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अब हम ना डायरेक्शन जो है उसको हम पहले देख लेते हैं। देखिए भारत ऐसे करके ये वाला प्लस अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो इधर साइड बंगाल का खाड़ी है, और ये वाला साइड कौन सा है, दक्षिण पूर्व है। इधर क्या है, दक्षिण पश्चिम है, और यहाँ पर क्या है, उत्तर पूर्व है, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम है। तो बंगाल का खाड़ी अंडमान निकोबार कहाँ पर रहेगा, दक्षिण पूर्व में रहेगा। बंगाल का खाड़ी किधर है, ये पूरब साइड है, मतलब पूरब साइड बीचों बीच आ रहा है ना। और ये वाला क्या है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है, मतलब नीचे साइड और पश्चिम साइड है। ठीक है, बस इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि
दक्षिण पूरब में अंडमान निकोबार है। अगर यहाँ पर हम ऐसे करके प्लस बनाएं तो यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूरब है। अंडमान निकोबार यहाँ पर था ना, और लक्षद्वीप कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम इधर साइड है तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर लक्षद्वीप है। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। मतलब भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट को क्या बोलते थे? इंदिरा पॉइंट बोलते थे। और अगर ऊपर वाला को पॉइंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल बोलेंगे। ठीक, इंदिरा कॉल, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट क्या हुआ? 2004 में सुनामी, बहुत बड़ा लहर आया पानी का, जिसमें क्या हुआ? जलमग्न हो गया, पूरा डूब गया। ठीक है। तो भारत का स्थिति को हम देख लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरा पृथ्वी में भारत का स्थिति कहाँ है? उत्तर पूरब, है ना। ये वाला लाइन का ऊपर में है इसलिए उत्तर, और ये वाला लाइन का इधर साइड है इसलिए पूरब। तो उत्तर पूरब में है। अब भारत को बीचों बीच से कौन सा रेखा बांटता है? कर्क रेखा बीचों बीच काटता है। ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? दक्षिण पूरब में है। और निकोबार कहाँ, ये लक्षद्वीप कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में है। इधर साइड पश्चिम होता है, इधर साइड पूरब होता है, और नीचे साइड है इसलिए दक्षिण बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम भारत का आकार को देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। देखिए, अगर पूरा वर्ल्ड में 100% है ना, तो भारत का कितना है? 2.4% है। अगर वर्ल्ड का पूरा 100 अगर मानेंगे तो भारत का उसमें कितना है? 2.4 है। ठीक है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के स्थल सीमा रेखा लगभग इतना किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ इतना किलोमीटर है। देखिए, ये वाला पॉइंट जो 1.2 देखेंगे विश्व के 7 बड़े देश के बारे में, तो सबसे पहले रूस आता है, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत 7वां नंबर पे आता है। इसको हम अभी जस्ट आपको याद करा देंगे एक ट्रिक बताकर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि विश्व में 7वां बड़ा देश है भारत, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। भारत का स्थल सीमा रेखा लगभग 15,000 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग हम बोल रहे हैं। तो अगर स्थल का मतलब क्या होता है ना, कि देखिए अगर गिनेंगे स्थल तो ये वाला बॉर्डर जितना भी लाइन जा रहा है ना, इसका ऊपर इधर साइड ही गिनेंगे, इधर साइड ही गिनेंगे। लेकिन भारत का तो ये भी है, अंडमान निकोबार भी भारत का ही है ना, लक्षद्वीप भी भारत का है। तो जब हम इतना भी जोड़कर हम पूरा करेंगे, तो अगर केवल ये वाला भूमि को देखेंगे तो 15,000 है। और जब हम इसको और इसको भी जोड़ लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? करीब इतना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। देखिए, उत्तर में यहाँ पर तो आपको पता है कि हिमालय है, और यहाँ पर पश्चिम साइड, उत्तर पश्चिम बोला है इधर साइड, और यहाँ पर पूरब साइड, उत्तर पूरब साइड, इधर साइड और इधर साइड जितना भी पर्वत है नवीनतम वलय पर्वत है। नवीनतम वलय पर्वत का मतलब होता है कि नया पर्वत है। ठीक है। इसके दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ये वाला दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है। देखिए, भारत यहाँ पर है ना, तो इसका दक्षिण भाग, दक्षिण कहाँ से आ रहा है? ये वाला लाइन अगर हम खींचे हैं तो इसका नीचे वाला को दक्षिण बोलेंगे। तो दक्षिण भाग का यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर दक्षिण मानेंगे, यहाँ से लेकर, तो बोल रहा है दक्षिण भाग का उत्तर वाला चौड़ा है। देखिए, ये वाला यहाँ से लेकर इतना मोटा है और ये वाला इतना ही है। तो उत्तर वाला भाग क्या है? मोटा है ना। दक्षिण भाग में अगर दक्षिण भाग इतना दूर लेंगे तो दक्षिण भाग में भी आगे साइड का मतलब उत्तर साइड, ये वाला मोटा है, नीचे पतला है, चौड़ा है। फिर पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब देखिए, भारत यहाँ पर है, तो भारत का पूरब साइड क्या है? बंगाल का खाड़ी, और पश्चिम साइड क्या है? अरब सागर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 1.3 में देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अक्षांश और देशांतर, देखिए अक्षांश हम बोले हैं ना, जो लाइन ऐसे करके जाता है उसको अक्षांश बोलते हैं, जो लाइन ऐसे करके आता है उसको हम देशांतर बोलते हैं।
तो ये वाला देशांतर कितना है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो दोनों को अगर हम घटाएंगे तो मान के चलो इसको हम मान लेते हैं 38 और इसको मान लेते हैं केवल 8, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा ना। इसका करीब आया 30 और ये वाला है 68 और ये कितना है 97, ठीक है। तो ये दोनों को भी जब हम घटाएंगे एक दूसरे में तो ये भी लगभग 30 ही आएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये देशांतर विस्तार और अक्षांश का विस्तार 30 है दोनों का, है ना। क्या बोल रहा है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यहाँ बोल रहा है फिर भी पूरब पश्चिम, पूरब ये वाला कहलाता है, पश्चिम ये वाला कहलाता है। तो पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण का विस्तार से कम लगता है। देखिए ये वाला लाइन बड़ा है कि ये वाला लाइन बड़ा है, ये वाला लाइन छोटा है और ये वाला लाइन बड़ा है ना। तो वही बोल रहा है कि पूरा पश्चिम वाला जो लाइन है ये छोटा प्रतीत होता है और ये बड़ा प्रतीत होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखिए जब हम एक बार आपको पढ़ा देंगे तो इसके बाद आपको ज़रूर एक बार रीडिंग कर लेना है, ठीक है ना। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक योम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखिए भारत का मानक समय अगर आपको कोई पूछ लेगा ना 82 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। और मानक समय क्या होता है, ऐसा समय चूज़ कर लिया जाता है, पूरा वर्ल्ड में हर एक देश चूज़ करता है, चुनता है कि एक ऐसा टाइम चुनता है जिससे क्या होता है कि हर एक जगह टाइम सेम दिखाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का अंतर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर है गुजरात और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात यहाँ पर जैसे सूरज उगेगा ना तो सबसे पहले यहाँ पर दिन होगा और 2 घंटा के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आता है। लेकिन अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो 12 तो यहाँ भी ना बज रहा है, बस केवल दिन रात का थोड़ा सा टाइम हो जाता है, मतलब 2 घंटा का अंतर है, लेकिन टाइम तो दोनों जगह सेम बजता है। तो वही होता है मानक समय। ऐसा मानक समय हम लोग चुनते हैं जहाँ पर जिसके वजह से हर एक जगह बराबर टाइम दिखाता है। और हम लोग का जो है ना, ये देखिए ये वाला लाइन आ रहा है और ये वाला लाइन ऐसे कट रहा है। तो ये वाला यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, वहीं पर 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर ही कटता है आके, और यही हम लोग का मानक समय है। अब कोई पूछ लेगा मानक समय क्या होता है, तो मानक समय वो होता है जिससे हर एक जगह का टाइम सेम दिखाता है। अगर ये नहीं लेते ना तो यहाँ पर तो पहले अगर यहाँ 6 बजता तो यहाँ पर क्या बजता, ये वाला 8 बजता, क्योंकि यहाँ पर पहले सूरज आ जाता है। तो इसके वजह से दोनों जगह 8 बज जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटा का डिफरेंस है ना। यहाँ पर 6 बज जाता तो यहाँ 8 बजता। ये तो लेट है, ये वाला पहले है, लेकिन इसके वजह से क्या होता है, दोनों सेम पड़ता है। और आप पूछ सकते हो कि ये वाला यहाँ पर ही क्यों लिया गया, तो सूरज का लाइट जहाँ पर डायरेक्ट आता है ना तो उसको हम लोग लेते हैं। ये मतलब एस्टिमेट है, मतलब लगभग है ना। और देखिए यहाँ पर बोला है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात का अवधि पर पड़ता है। अक्षांश क्या है, ये वाला देखिए, ये वाला लाइन सब अक्षांश जा रहा है ना ऐसे करके। तो यहाँ पर और इधर साइड बहुत फ़र्क पड़ जाता है अक्षांश विस्तार के वजह से दिन रात में। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक योम्योत्तर क्यों माना गया। ये तो हम बता दिए कि डायरेक्ट लाइट पड़ता है, ये लगभग है ना। और इसके वजह से क्या होता है, हर एक जगह टाइम सेम रहता है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, अक्षांश के वजह से। यहाँ पर लिख दीजिएगा अक्षांश के वजह से। अक्षांश किसको बोलते हैं, जो लाइन ऐसे करके जाता है, ऐसे करके, और देशांतर जो लंबा सीधा लाइन आता है। अगर आपको पूछ लेगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंस क्यों है, अंतर क्यों है, तो ये आप बोलिएगा देशांतर के वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर है भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। बोल रहा है पूरा एशिया है ना, उसका बीच में है भारत। यहाँ पर वर्ल्ड मैप है, तो सबसे पहले 7 महाद्वीप को आपको एकदम याद रहना चाहिए। यह है उत्तर अमेरिका, यह है दक्षिण अमेरिका, यह है अफ्रीका, यह है यूरोप, यह है एशिया, और यह है ऑस्ट्रेलिया, और यह है अंटार्कटिका। 7 को हो गया। देखिए एशिया ये पूरा है ना एशिया, तो कभी भी कोई चीज़ को दिशा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्लस बना दीजिए एकदम बीचों बीच,
अब देखिए, भारत एशिया का दक्षिण में है ना, एकदम ठीक, दक्षिण और मध्य में है। दक्षिण, ये वाला लाइन का नीचे वाला को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। तो दक्षिण और मध्य में है भारत, एशिया का। भारत कौन सा महाद्वीप में है, एशिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत एकदम मध्य में स्थित है। भारत भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अभी हम बताएं कि एशिया जो है उसका दक्षिण में है भारत, हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोप देश और पूर्व में एशियाई को मिलाता है। अब यहाँ देखिए, भारत जो है ना, यहाँ पर भारत का नीचे कौन सा है, हिंद महासागर है। इधर साइड को यूरोप को जोड़ता है, इधर साइड यूरोप को जोड़ता है हिंद महासागर, और इधर साइड से एशिया को जोड़ता है। तो यही बोल रहा है कि पूरब साइड से एशिया को जोड़ता है, इधर साइड से यूरोप को जोड़ता है और अफ्रीका को भी जोड़ता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को हिंद महासागर केंद्रीय मतलब बीच वाला पॉइंट भी बनाता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। अगर आपको पूछ लेगा कि हिंद महासागर का क्या फ़ायदा है, तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर क्या है, भारत का निकटतम है ना। तो यहाँ से मान के चलिए कोई देश है, यहाँ से इधर उसको जाना है अफ्रीका, तो भारत को ना टैक्स देना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। इससे फिर क्या होगा, भारत को फ़ायदा होगा। तो ये एक तरीका है। और कभी भी कोई देश का किनारे कोई समुद्र रहता है ना, तो ये आसानी से उसके साथ जाकर संबंध बना सकता है, उससे फ्रेंडशिप कर सकता है। यहाँ से भारत इधर जाएगा और इससे कुछ खरीद कर आ सकता है या जाकर बेच कर कुछ आ सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान के चलिए यहाँ से ये वाला नहीं रहता इधर साइड और यूरोप इधर जाना रहेगा, तो भारत यहाँ से इसको पार करके जाएगा, तो ये वाला जितना भी देश यहाँ पर है ना, उसको पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तो भारत को वो चीज़ महंगा पड़ेगा। तो यही कारण है कि हिंद महासागर बहुत फ़ायदा है भारत का। और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। मतलब कोई पूछ लेगा कि टोटल महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है। तो ये सब महासागर में कौन ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो हिंद महासागर का नाम भारत के, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना स्वेज नहर बन गया है, ये वाला पोर्शन में स्वेज नहर एक नहर बन गया है। पहले ये वाला ज़मीन जुटा हुआ था, तो अब ना वो टूट गया है और पानी हो गया, तो भारत यहाँ से आसानी से जाकर यूरोप में चल जाता है। और पहले कैसे जाना पड़ता था, इधर से जाकर ऐसे करके जाना पड़ता था पानी के तरफ से। तो इधर 7000 किलोमीटर कम हो गया है, ये वाला टूटा, इधर स्वेज नहर बन गया, यहाँ से आराम से चल जाता है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि भारत इधर से भी तो जा सकता था, तो इधर से जाने में हम पहले बताया ना, इधर से जाने में फिर टैक्स ये सब लेता, पैसा बहुत लगता, तो महंगा पड़ जाता है ना। वैसे इधर से भी जाता था, लेकिन अगर इधर से हम गिने तो 7000 किलोमीटर कम हो गया है स्वेज नहर का बनने से। यहाँ भी टैक्स कुछ ना कुछ लगता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लगता है, पैसा अलग देश लेता है। अब देखिए, ये वाला ना 7 देश एकदम कैसे हम आपको याद कराते हैं। ये है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको बोलते हैं USA, ठीक है, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। तो रामायण अगर आप देखे होंगे ना, तो रामायण में मेन कैरेक्टर किनका है, श्री रामचंद्र का, है ना। तो रामचंद्र, तो ये याद रखिएगा, रामचंद्र। गूगल जैसा क्या होता है, यूसी ब्राउज़र चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद भारत, देखो ये वाला फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6। तो पहले है रसिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है USA, 4 है चाइना, 5 है ब्राज़ील और 6 है ऑस्ट्रेलिया और 7 है भारत। देखिए, रामचंद्र यूसी ब्राउज़र चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, रामचंद्र यूसी ब्राउज़र चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे रसिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। अब हम आते हैं आगे, ये वाला देखिए, ये वाला वर्ल्ड मैप का दिया हुआ है, ये वाला सी रूट दिया हुआ है, मतलब कि समुद्र से कैसे रास्ता बना हुआ है, कैसे कैसे सब आता है। यहाँ पर लाल सागर है ना। तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है
भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब बहुत पुराना समय से ही भारत, अभी ऐसा नहीं कि अभी एक देश से दूसरे देश जाकर भारत कुछ खरीदने लगा या बेचने लगा, बहुत पुराना इसका रिश्ता है। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर था। लेकिन पहले जो भी व्यापार करता था ना एक जगह से दूसरे जगह जाकर, वो ज़मीन के तरफ से जाता था, समुद्र के तरफ से नहीं जाता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी दर्रा उसको बोलते हैं, जैसे कि मान के चलो ये वाला पहाड़ है और ये वाला पहाड़ है, बीच में जो रास्ता होता है ना एकदम छोटा सा पतला सा, उसको दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा की तरफ से आता था विदेशी या भारत वाला जाकर व्यापार करता था, और समुद्र वाला रास्ता क्या उस समय ज्ञात नहीं था, मतलब पता नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। देखिए, कहीं भी कोई एक देश दूसरा देश जाएगा ना, तो वहाँ पर केवल वस्तु बेच कर नहीं आएगा, वो वहाँ पर जाकर अपना खान पान, अपना सोच भी देकर आ जाएगा। मान के चलो ए बी के जगह जाता है, यहाँ पर जाता है, ये इडली खाता है और ये चावल खाता है, इसको चावल के बारे में पता नहीं है, तो ये जाकर वहाँ पर चावल बनाया और खाया, तो इसको लगा कि आखिर वो चीज़ क्या चीज़ है, वो हम भी खा कर देखते हैं। तो फिर ये भी चावल खा लिया, तो धीरे धीरे ये भी चावल खाने स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर भी चावल का बारे में पता हो गया, यहाँ भी पता हो गया। तो वही चीज़ होता है कि ये वस्तु का ही विनिमय नहीं होता, विचार का भी विनिमय होता है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े आदि व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। देखिए, यहाँ पर भारत गया तो मसाला बेचा, कपड़ा जो मलमल वाला कपड़ा था वो सभी भारत से वो लोग लेकर गया। तो ऐसा भी तो है, वो लोग आकर अपना भी संस्कृति यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ पर जैसे गुंबद हो गया, मीनार, ये सब कहाँ का देन है? ये सब पश्चिमी एशिया का है। पश्चिम एशिया किधर होता है? देखिए, पश्चिम एशिया इधर साइड का एशिया है ना, यह अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सब हो गया। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये चेंज हो गया, ठीक है। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभी फिर से यहाँ पर आया दक्षिण एशिया, यहाँ पर फिर क्या बोला? दक्षिण एशिया। ये वाला पूरा एशिया है ना, एशिया में ये वाला लाइन का जब नीचे में है भारत, तो ये वाला क्या है? दक्षिण पार्ट में है, तो ये दक्षिण एशिया इसलिए बोल रहा है, दक्षिण एशिया में भारत है। तो भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगता है। फिर से प्लस बनाइए, यहाँ पर उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है और यहाँ पर पूर्व होता है। देखिए, ये कैसे याद रखिएगा आप, अगर ऐसे करके ये सीढ़ी है तो यहाँ से सीढ़ी से आप उतरिएगा ना, उतरिएगा तो आगे के साइड उतरिएगा, उत्तर, आगे के साइड उत्तर हो गया, तो नीचे वाला दक्षिण हो गया। राइट हैंड से ज़्यादातर से लोग क्या खाता है? पूड़ी खाता है। तो ये वाला राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, तो राइट हैंड से हम पूड़ी खाते हैं। तो पूरब इधर साइड है, पश्चिम इधर साइड है, ठीक है। आगे उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो क्या बोल रहा है? पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ पर पाकिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के साथ है, अफ़गानिस्तान यहाँ पर है। उत्तर में चीन है, उत्तर केवल बोला है तो आगे में चीन है, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा, मतलब उत्तर में चीन है, नेपाल है और यहाँ पर भूटान है, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश है। पूरब केवल बोला है तो पूरब यहाँ पर हो गया म्यांमार और बांग्लादेश यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसे करके प्लस बनाएंगे तो यहाँ पर बोला है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है। ये वाला क्या है? पूरब साइड है ना बांग्लादेश म्यांमार, उत्तर साइड क्या है? भूटान है और नेपाल है, और पश्चिम साइड क्या है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं।
पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम और पूर्व तट पर, तट का मतलब होता है ना ये वाला बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर के किनारे अगर पानी है, समुद्र है, तो उसको तट बोला जाता है। तो तट में ये वाला क्या है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। इसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये राजस्थान सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पर गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जनसंख्या, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है, और सिक्किम सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? कौन सा राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, छूता नहीं है? देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, फिर से और कौन सा, झारखंड हो गया। ये सब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब हो गया ना कि कोई दूसरा देश के साथ नहीं टच है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश टच है, भले ये समुद्र से नहीं टच है लेकिन दूसरा देश से टच है ना, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। बोल रहा है कि कौन सा राज्य है जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब कोई देश के साथ नहीं टच है और कोई समुद्र से टच नहीं है। तो महाराष्ट्र तो यहाँ टच है, मध्य प्रदेश किसी से नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हरियाणा हो जाएगा, और बाकी देख लीजिएगा यहाँ पर आप, ठीक है। सबका आंसर वैसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्य को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है, इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा टच कर रहा है, यहाँ पर राजस्थान टच कर रहा है, यहाँ पर पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। उसी तरह चीन के साथ कौन कौन सा टच कर रहा है, चीन यहाँ पर है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर टच कर रहा है, फिर से यहाँ पर सिक्किम टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी टच कर रहा है, और क्या है, म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ देखिए ये वाला म्यांमार है ना, म्यांमार में कौन सा टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पर बांग्लादेश से त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो ये सब टच कर रहा है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको मैप देखने समझ में आ गया हो। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। अब देखिए पड़ोसी देश कौन कौन सा है, एक श्रीलंका है, द्वीप किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है ना, उसको द्वीप बोलते हैं। यहाँ पर श्रीलंका है, और मालदीव जो है यहाँ पर है, देखिए ये वाला मालदीव है। तो हम लोग का 2 ठो पड़ोसी देश है जो कि ये द्वीप समूह है, वो श्रीलंका और मालदीव। वैसे हम लोग का टोटल 7 पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। अब बोलेगा कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी अलग करता है, इसको पाक जल संधि भी बोलते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यहाँ देखिए ये मालदीव है ना, और यहाँ पर यह क्या है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप का दक्षिण में है मालदीव, नीचे वाला को दक्षिण बोलते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो आपने जो मैप है उसमें आपने देख ही लिया कि भारत का स्थिति कैसा है, भारत कितना बड़ा है, 7वां बड़ा है, और भारत क्या है, उत्तर पूर्व के तरफ है भारत, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर ये वाला कर्क रेखा है ना ऐसे करके, तो ये मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, टोटल 8 राज्य से गुजरता है ना। तो यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा तीनों से गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? देशांतर किसको बोलते हैं? देखिए जो ऐसे करके लाइन आता है ना उसको देशांतर बोलते हैं। तो ये वाला लाइन जो जा रहा है ये सबसे लास्ट लाइन है ना, इसके बाद जो लाइन जाएगा वो तो उधर चल जाएगा। तो भारत का सबसे लास्ट वाला पूर्वी लाइन को क्या बोलेंगे? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अगर
बोलेगा कि पश्चिमी देशांतर कौन सा हो जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है, तो ये सबका नेपाल के साथ छूता है। देखिए बोला है ना, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये सब किसके साथ टच कर रहा है, ये नेपाल के साथ टच कर रहा है ना। आगे है क्वेश्चन, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो सिंपल सा बात आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो भारत का है सीमा भूटान से भी लगता है, बांग्लादेश से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है, तजाकिस्तान से नहीं लगता है। तो यहाँ पर बताइए वह कौन सा देश है जिसका सीमा भारत के साथ नहीं लगता है, तजाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित दो द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है। दक्षिण में हम बताएं कि मालदीव हो गया और श्रीलंका हो गया, दो ठो देश हम लोग का पड़ोसी देश है जो कि एक द्वीपीय देश है। और यहाँ पर बोल रहा है कि अरब सागर में कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान निकोबार है, तो ये आप लिख लीजिएगा। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो यहाँ पर हम बताएं हैं आपको, ये सारा देश का नाम आप लिख लीजिएगा, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे उत्तर पश्चिम, प्लस बनाएंगे, उत्तर यहाँ पर होता है, पश्चिम यहाँ पर होता है, तो उत्तर पश्चिम में और उत्तर में तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश का नाम बताइए। उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आप पाकिस्तान लिख दीजिएगा, उत्तर में चीन, नेपाल लिख दीजिएगा, पूर्व में बांग्लादेश हो गया और म्यांमार लिख दीजिएगा। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनका नाम बताइए। अभी हम कर्क रेखा का आपको टोटल बता ही दिए, राजस्थान हो गया, फिर से गुजरात हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये वाला लाइन बाय लाइन आप लिख लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्य में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अक्षांशीय विस्तार जो है वो अलग अलग है दोनों का। अक्षांशीय विस्तार क्या है, अलग अलग है दोनों का। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा और इसका आंसर हम दे देंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में लंबा थोड़ा। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। अभी हम बताया ना कि जो भारत है यहाँ पर हिंद महासागर है, तो यहाँ पर पानी ही पानी है। अगर मान के चलो यहाँ पर देश रहता तो इधर साइड से जाता तो ये वाला देश को पैसा देना पड़ता ना भारत को, क्योंकि उसके साइड से जा रहा है। तो यहाँ पर कोई देश नहीं, यहाँ पर हिंद महासागर है, तो इधर से जाता है तो एक तो भारत को टैक्स नहीं देना पड़ता है, दूसरा ये है कि आसानी से दूसरा देश में जाकर वो मित्रता संबंध बना सकता है, आराम से कहीं पर जाकर बेच सकता है, खरीद सकता है। तो ये चीज़ है और इसको आप आंसर में आराम से एक बार याद कर लीजिएगा, अच्छा एक आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एटलीस्ट 1-2 लोग से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।